हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। नवीन नवीन राज्यों का उदय। तो भारत में नए जो राज्यों का उदय हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट में है अवध। तो हम लोग अवध राज्य के बारे में जानते हैं, जो अंग्रेजों के समय अवध राज्य का उदय हुआ था। पहला पॉइंट है अवध के संस्थापक सआदत खां अथवा बुरहान उल मुल्क थे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था। तो अवध का संस्थापक था शाह आदत खां। अवध का संस्थापक कौन था? तो शाह आदत खां। और अथवा में कहेगा या उसका अन्य नाम, शहादत खां का अन्य नाम बुरहान उल मुल्क था। उसने उसे 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया गया। आप लोग सोच रहे हैं उसे यानी कि 1722 ईस्वी में किसे सूबेदार बनाया गया? तो शाह आदत खां को 1722 ईस्वी में अवध राज्य का सूबेदार बनाया गया। क्या बनाया गया है? तो सूबेदार बनाया गया। और शहादत खां का अन्य नाम बुरहानुल मुल्क था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवध राज्य कब उदय हुआ? तो 1722 में। और अवध राज्य को सूबेदार 1722 ईस्वी में कौन बना था? तो बुरहान उल मुल्क या शाह आदत खां। शाह आदत खां सूबेदार वहां के कब बना था? तो 1722 ईस्वी। सब बात ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद अयोध्या को बनाया। यानी कि जो शाह आदत खां यानी कि बुरहानुल मुल्क थे, उन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद जो कि अयोध्या में है उसको बनाया। अगला है अवध के राजाओं को नवाब कहा जाता था। तो उस समय अवध के जो राजा था उसको नवाब कहा जाता था। अवध के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो नवाब कहा जाता था। अगला पॉइंट है शाह आदत खां के समय 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण किया। तो शाह आदत खां के समय ही 1739 ईस्वी में ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण किया था। तो कहेगा अवध पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया था? अवध पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया? तो नादिर शाह 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। और नादिर शाह को ईरान तथा एशिया का नेपोलियन कहा जाता था। ईरान तथा एशिया का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता था। और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में अवध पर आक्रमण किया था। अगला पॉइंट है आक्रमण किया, किंतु अवध धन दौलत से कंगाल था। यानी जिस समय नादिर शाह
अवध पर आक्रमण किया। उस समय अवध धन दौलत से कंगाल था, यानी धन दौलत नहीं था। इस समय 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने अवध पर आक्रमण किया था। उस समय अवध में धन दौलत में कंगाल था, यानी उस समय अवध में धन दौलत बहुत ही कम था, यानी न के बराबर। अतः शहादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उस्का दिया। यानी कि जब अवध में पैसा नहीं था, धन दौलत नहीं था, और नादिर शाह 1739 ईस्वी में अवध पर आक्रमण किया, तो यहाँ पैसा धन दौलत नहीं मिला। तो शहादत खान ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उकसा दिए। यानी कहा क्या कि दिल्ली पर बहुत ज़्यादा धन दौलत है, वहाँ आक्रमण कीजिए। यानी कि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए नादिर शाह को उकसा दिया। जबकि जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस शहादत खां के पास कुछ धन लेने के लिए आया, तो उसके डर से शहादत खान ने आत्महत्या कर लिया। यानी कि शहादत खान ने दिल्ली से धन लूटने के बाद वापस शहादत खां के पास आए, कुछ धन देने के लिए, लेने के लिए नहीं। जब नादिर शाह दिल्ली से धन लूट लिए और नादिर शाह ने सोचा कि हमको यहाँ शहादत खां भेजा है, तो कुछ धन उनको भी दे देते हैं। तो नादिर शाह ने जब कुछ धन शहादत खां को देने के लिए आए, तो उनको लगा क्या किसी वो हमके धन लूटने आए हैं, तो वो शहादत खां डर से आत्महत्या कर लिया। जबकि नादिर शाह वापस आके धन लूटने नहीं, धन देने के लिए आ रहे थे। धन क्यों देने के लिए आ रहे थे? क्योंकि शहादत खान ने ही दिल्ली से धन लूटने के लिए नादिर शाह को कहा था। इसीलिए कुछ धन नादिर शाह को देने के लिए नादिर शाह कुछ धन शहादत खां को देने के लिए आए थे, लेकिन डर के मारे शहादत का आत्महत्या कर लिया। अगला पॉइंट है, इसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र सफदरजंग, यानी कि नादिर शाह के मृत्यु के बाद नादिर शाह के पुत्र सफदरजंग का नवाब बना। यानी नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अवध का नवाब बना। अगला पॉइंट है, 1754 में सफर जंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शुजाउद्दौला नवाब बना। यानी कि शहादत खां के मृत्यु के बाद उसका पुत्र सफरजंग शासक बना, और उसके भी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। तो कहेगा शुजाउद्दौला अवध का नवाब कब बना? तो शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना 1754 ईस्वी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुजाउद्दौला अवध का नवाब कब बना था? तो शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना 1754 ईस्वी में। और शहादत खां के पुत्र सफदरजंग का मृत्यु कब हुआ? तो भी 1754 ईस्वी। अगला पॉइंट है, 1764 के बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना ने
भाग लिया और पराजित हो गया। तो बक्सर का युद्ध पहला नंबर पूछा जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में हुआ। और बक्सर के युद्ध में ही त्रिगुट का निर्माण हुआ था, जिसमें कहेगा बक्सर के युद्ध में कौन जीता? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने जीता। और त्रिगुट में दिल्ली का नवाब, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब तीनों एक साथ त्रिगुट बनाकर अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था, इसीलिए इसको त्रिगुट कहा गया। फिर भी अवध के नवाब, दिल्ली के नवाब और बंगाल के नवाब अंग्रेजों से हार गए बक्सर के युद्ध में। उसके बाद अंग्रेजों ने दिल्ली, संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था बक्सर के युद्ध के बाद। अगला पॉइंट है 1801 ईस्वी में अवध ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तो कहेगा अवध सहायक संधि को किस वर्ष में स्वीकार किया था? तो अवध सहायक संधि को 1801 ईस्वी में स्वीकार कर लिया था। अवध सहायक संधि को कब स्वीकार किया? तो 1801 ईस्वी में स्वीकार किया। उसके बाद कहेगा सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल ने लाया था? तो सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने पारित किया था। सहायक संधि किसने लाया था? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। और सहायक संधि को अवध ने स्वीकार कब किया था? तो 1801 ईस्वी में अवध ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। लेकिन अलग भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ पूछा जाएगा सहायक संधि से पूछा जाएगा सहायक संधि किसने लाया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने पारित किया था। और सहायक संधि के सबसे पहले अपनाया कौन था? तो हैदराबाद के निजाम ने अपनाया था। इसमें नहीं दिया है, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने पहले बार लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। और उसके बाद 1801 ईस्वी में अवध ने 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया। अगला पॉइंट है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली खां थे। अवध के अंतिम नवाब पूछेगा कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली खां। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली खां। क्वेश्चन पूछा जाता है अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली खां। शाह कहेगा या खान कहेगा। जिन्होंने गिरफ्तार कर लिया, यानी अंग्रेजों ने वाजिद अली खां को गिरफ्तार कर लिया और अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे फरवरी 1856 ईस्वी में अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया। यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भारतीय नौसेना का अवध के नेतृत्व किया। यानी कि भारत में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली खां को बनाया गया। वाजिद अली खां को अंग्रेजों ने झूठे के यानी कि गलत तरीका से उसको गिरफ्तार कर लिया। गलत तरीका से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये गलत तरीका था क्या? तो आरोप लगाया अंग्रेजों ने कि अवध में वाजिद अली शाह कुशासन यानी अच्छा से शासन नहीं कर रहे, कुशासन कर रहे। अर्थात अंग्रेजों ने वाजिद अली खां पर आरोप लगाया कि अवध में आप
कुशासन यानी कि अच्छा से शासन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वाजिद अली खां शाह को 1856 ईस्वी में, फरवरी 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध में मिला लिया। यानी अंग्रेजों ने अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया। पहले तो वो वाजिद अली शाह का क्षेत्र था, लेकिन अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में अवध को मिला लिया। यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, यानी कि जब अंग्रेजों ने अवध को अपने क्षेत्र में मिला लिया तो बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया था। यानी कि जब अवध को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में अवध को मिला लिया 1856 ईस्वी में। इसी कारण से बेगम हजरत महल ने 1857 के सैनिक विद्रोह 1857 के भारतीय सैनिक विद्रोह में अवध से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। तो कहेगा 1857 के क्रांति में अवध से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। कारण यह था कि अवध को अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अगला पॉइंट है, विद्रोह समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। यानी कि जब विद्रोह समाप्त हो गया, 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया, तो बेगम हजरत महल ने नेपाल चली गई, जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो बेगम हजरत महल का मृत्यु कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ। और नेपाल उन्होंने 1857 की क्रांति को समाप्त होने के बाद चली गई। थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 8, 9, 10 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो और ही ज़्यादा। थैंक यू।